ये सेक्शन बी यहां से शुरू हो जा रहा बेटा। सेक्शन बी का पहला सवाल है, करा ये स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पार्ट्स whose lengths are in the ratio 1:2। एक स्प्रिंग है, उसको दो पार्ट में बेटा कट कर लिया गया है। सब लोग देखो ध्यान से। सपोज ये हमारा कोई सा स्प्रिंग है, ठीक। इस स्प्रिंग को दो हिस्सों में कट कर लिया गया और जो दो हिस्से कट हुए उनके लेंथ का रेशियो हमको दिया गया 1:2। एक स्प्रिंग ऐसा वाला रहा, ये वाला, ठीक है, और एक और यहीं से जो कट करके इसका दूसरा हिस्सा निकाला गया। यहां पर बच्चों ये दो पार्ट इसके कर दिए गए। सपोज करें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 हो और K2 हो, 1:2 का रेशियो इसमें है लेंथ में। इसका रेशियो अगर मैं L मान लेता हूं तो यहाँ का रेशियो 2L रहा होगा, ठीक है। अगर ये L है, ये 2L है, इन दोनों को जोड़ दे तो फिर ये बन जाएगा, तो ये क्या रहा होगा 3L। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K है, दिया भी है K के बराबर, ओरिजिनल स्प्रिंग। हमें पता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होता है। तो पहले में डिसाइड कर लें कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, K1 की वैल्यू कितना K के बराबर होगा। तो बच्चों मैं यहां से K1 बाई K इक्वल टू L2 3L बाई L ऐसे कर लेता हूं। तो यहाँ K1 की वैल्यू जो आएगा ना बेटा वो 3K के बराबर आ गया। एक डेटा मुझे यहां से मिला। सिंपली इसी तरह से K2 बाई K यहाँ पर K2 बाई K, यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3L डिवाइडेड बाई 2L, ये हो गया 3/2, ठीक है। और इस तरह से K2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों आ जाएगी कितनी, K2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ K। अब देखो दोनों स्प्रिंग को जो कटे हुए पार्ट है उनको पैरेलल में लगाया जा रहा है। जब पैरेलल में किसी तरह से किसी जुगाड़ से कनेक्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल का बिल्कुल कैपेसिटर जैसा यहाँ जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा K1 प्लस ऑफ K2। K1 प्लस K2 का मतलब 3K प्लस 3K/2, ठीक है बेटा, 3K प्लस ऑफ 3K/2। यहां पर बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 9K बाई यहां के अंदर 2 आ गया। ऐसे टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ जो सिस्टम बनेगा दोनों स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिस्टम बना करके, यहाँ पर बच्चों ये रहा हमारा पहला स्प्रिंग और ये रहा दूसरा स्प्रिंग। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के एक मास लटकाया गया है, ऐसे कहीं से अटैच होगा। तो यहाँ पर जब इस वाइब्रेट करेगा तो कितना टाइम पीरियड इसका होगा यही पूछा गया है। टाइम पीरियड की वैल्यू होगी 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m/k इक्विवेलेंट, और k इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा यहाँ पर है 9K/2, 2 ऊपर चला गया। अब यही इसका आंसर होगा जो भी ऑप्शन मैच करे। यहाँ पे अगर मैं मैच कराऊं तो मैचिंग ऑप्शन यहाँ पर मुझे जो मिल रहा है बेटा वो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 37। बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम थर्मोडायनेमिक का पहला इक्वेशन पहला ला देखें तो डेल्टा क्यू हीट अगर हम किसी सिस्टम को देते हैं तो उसका कुछ हिस्सा डेल्टा यू में और कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। समझिएगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा, और इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर 0 होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू या डी क्यू इक्वल टू डी यू, माफ करेगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू
यहां पर बच्चों अगर देखा जाए, अच्छा एक बात और, डेल्टा यू या डी यू एनर्जी में होने वाला, इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर बच्चों इस फर्स्ट की जो मैचिंग हुई वो आर से हो गई, ठीक है, फर्स्ट की जो मैचिंग हुई वो यहाँ आर से हो गई। अब चारों ऑप्शन में देखें तो एक ही है यहाँ, अगर आप भाग्यशाली होते तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि आगे चेक ही नहीं करना पड़ता है, अदरवाइज चेक करें तो। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है तो फिर से मैं लिखूं, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां आ गया डेल्टा यू प्लस आप डेल्टा डब्ल्यू। और एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा इस तरह से हम लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू या डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो सेकंड का जो मैच होगा वो क्यू से होगा, सेकंड का मैच बेटा डायरेक्टली यहां क्यू से हो गया। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वर्क डन जीरो होता है। अगर वर्क डन जीरो होगा तो ऐसे केस में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू यहाँ मुझे यस में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए मैच होता जा रहा है, यहाँ इसकी मैचिंग बच्चों यहाँ से हो गई। आइसोबेरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा यहाँ पर, तो सब कुछ यहाँ मैच हो रहा है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट चॉइस होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल यहाँ के अंदर है बेटा कुछ ऐसे, करे लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायामीटर 0.1 मीटर हैज 2 इंटू 10 की पावर 4 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल एंड डायरेक्ट दे दिया है पर मीटर। कहा गया एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ये कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 0.01 मीटर इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस coinciding with the solenoid axis। कहा गया द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेज एट द रेट ऑफ 0 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। सोलेनॉइड में करंट 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है और ऐसा होने में 0.05 का सेकेंड लगता है, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। बच्चों ऐसा जब होगा, सोलेनॉइड में करंट रिड्यूस होगा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस होगा, करंट जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। कहा गया इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर ओम, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखो बच्चों पहले तो समझिए, मान लो ये एक सोलेनॉइड रहा हो, जस्ट कंसीडर यहां पर मैंने एक सोलेनॉइड बनाया है। सपोज यहां पर बच्चों एक सोलेनॉइड रहा हो, ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में निकालूं क्या होगा, तो चलो कुछ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ आएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, यहां मैं इसको रख देता हूं, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, लॉन्ग सोलेनॉइड है, आई की वैल्यू शुरुआत में कुछ है 2 एम्पियर और बाद में जीरो हो गया। इसका मतलब शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम रहा होगा और बाद में जीरो हो गया होगा। तो शुरुआती मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इनिशियल केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहा होगा सोलेनॉइड के अंदर, ये हो जाएगा म्यू नॉट, म्यू नॉट की जगह पर हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यह नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है सोलेनॉइड के लिए, जो कि मेंशन है 2 इंटू 10 की पावर 4। और करंट जो सोलेनॉइड के अंदर शुरुआत में फ्लो हो रहा है अभी वो 2 एम्पियर का है। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 पाई इंटू 10 की पावर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 की पावर -3। दिस मच टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड अभी है, लेकिन बाद में फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि यहां के अंदर करंट की वैल्यू सोलेनॉइड में क्या हो गई बच्चों, जीरो। समझिए इस बात को। अब क्या हुआ कि सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल लाके रख दिया गया, सोलेनॉइड के अंदर बच्चों एक कॉइल लाके रख दिया गया। देखिए ये हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर बच्चों एक कॉइल लाके रख दिया गया।
और ये जो कॉइल ला के रखा गया, इसके अंदर कुछ टर्न वर्न बताए गए हैं कि इसके अंदर 100 टर्न है, इसका रेडियस 0.01 मीटर है, ये सब बताया गया है। इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, और ऐसा रखा गया कि इस कॉइल का जो एक्सिस हो, इस कॉइल का जो बेटा यहाँ के अंदर एक्सिस हो, ये एक्सिस सोलेनॉइड की एक्सिस से मैच करे। ये जो एक्सिस है ये सोलेनॉइड की एक्सिस से मैच करे, ऐसे, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से जीरो होगा तो इस कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्लोज है तो इसके अंदर करंट भी चलेगा, करंट होगा तो इसके अंदर चार्ज फ्लो होगा, वो जो चार्ज फ्लो होगा उसी को इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। और इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू इस कॉइल के अंदर जो होगी, सपोज डेल्टा क्यू लिखूं तो बाई फार्मूला आएगा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इनटू यहाँ के अंदर नंबर ऑफ टर्न अगर है तो उसको भी, ठीक है बेटा। यहां पर नंबर ऑफ टर्न जो भी हो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू यहां, क्योंकि बी डॉट ये करते हैं, एरिया वेक्टर और बी एक दूसरे के अलांग है, तो मैग्नीट्यूड वाइज बी इंटू ये आ जाएगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों बी इंटू ये, एरिया तो इसका बदल नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये को कॉमन लेने के बाद बचेगा B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2, डेल्टा बी लिख देते हैं, डेल्टा बी इंटू ये। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज बी इंटू ये है, अभी B1 इंटू ये है, फिर B2 इंटू ये आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ डेल्टा बी इंटू ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। इसको रखते हैं, नंबर ऑफ टर्न कॉइल के अंदर 100 दिया है, डेल्टा बी देखिए इतने से जीरो हुआ तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, दिस माइनस जीरो सिंपली आ जाएगा 16 पाई इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और यहां के अंदर इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू यहाँ के अंदर कॉइल के लिए दिया 0.01 मीटर, 0.01 का मतलब 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे, इंटू आ जाएगा 10 की पावर -4। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई, जो कॉइल का रेजिस्टेंस मेंशन है बेटा वो है 10 पाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये वाला जो पाई स्क्वायर है, ये पाई और ये दोनों पाई से मिलके कैंसिल हो गया, और यहां पर ये वाला जीरो यहां से कैंसिल हो गया, इन दोनों को देखिए 16 बचा यहां से, इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -7 इंटू 10, ये हो गया 10 की पावर -6, दिस मच कूलम, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्ज इतना कूलम हो गया, या इसी को कह सकते हैं 16 माइक्रो कूलम। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, दिस विल बी 16 माइक्रो कूलम, ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ठीक। This was the solution for the question number 38. Now let's enjoy question number next one. यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम एंड 10th मैक्सिमम आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा। When the YDSC apparatus is immersed in liquid of refractive index 1.5, the corresponding y coordinate will be। देखो बच्चों, पहले तो YDSC का सेटअप मैं बनाऊं, समझिए। यहां पर YDSC का सेटअप बनाते हैं। ये देखो 2 स्लिट्स बना देता हूं मैं, यहां पर बच्चों 2 स्लिट्स मैंने बना दिए, और इसके सामने एक स्क्रीन बना देता हूं। इसके सामने बेटा मैं एक स्क्रीन बना देता हूं। अच्छा, फिर यहां पे मैं इसके सेंट्रल पोजीशन से एक लाइन मिला देता हूं ताकि स्पष्ट रहे मामला क्या हो रहा है। सेंट्रल पोजीशन से एक लाइन मैंने ऐसे यहां पर लाके मिला दी। ये जो सेंट्रल पोजीशन है दिस वन,
यहां सेंट्रल मैक्सिमा मिला होगा, और यहां कहीं कोई पोजीशन है जहां पर कोई और मैक्सिमा मिला होगा, उसने 10th मैक्सिमा का नाम लिया है। जो सेंट्रल मैक्सिमा मिला है वो मिला है y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, ये मिला हुआ है y इक्वल टू, यहां पर जो कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो 10th मैक्सिमा मिला हुआ है यहां इसका कोऑर्डिनेट है y इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो y इक्वल टू 0 हमारे पास यहां कहीं रहा होगा, y इक्वल टू 0 यहां कहीं रहा होगा, y इक्वल टू 0 सेंटीमीटर यहां कहीं रहा होगा। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो फ्रिंजेस बने हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एक पूरा सेटअप ये सेंट्रल पोजीशन से यहां तक की दूरी, मैक्सिमा की दूरी सपोज करिए x है, या जो भी आपको इच्छा हो मान लीजिए, सिंबल इसके लिए x है मान लीजिए। ये जो मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा से किसी अदर मैक्सिमा की दूरी है उसको मैंने x मान लिया, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आता है बाई फार्मूला वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई लैम्डा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ऐसे आता है, ठीक है बेटा। कैपिटल डी ये वाली दूरी हो गई, स्मॉल डी ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन हो गया। अब जब इसको मैं पानी में डुबाऊंगा, पानी में डिप कराएंगे, पूरा सेटअप पानी के अंदर रख देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ जो फ्रिंज पैटर्न इधर भी बना है और इधर भी तो बना होगा, वो पूरा फ्रिंज पैटर्न सिकुड़ जाएगा। जब पानी के अंदर ले जाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई छोटी हो जाएगी, तो पूरा फ्रिंज पैटर्न सिकुड़ेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा वहीं का वहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, देखो ये फ्रिंज का पैटर्न मैं एक बना के समझाऊं आपको तो बढ़िया से शायद समझ पाए। इधर बनाना चाहिए था, इधर जगह कम है तो इधर बना देता हूं। देखिए ये बच्चों फ्रिंज पैटर्न ऐसे यहां बन के आ रहा होगा। अब सब मिला जुला के जब हम पानी के अंदर रखेंगे तो पूरा सिकुड़ेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन ये 10th मैक्सिमा जहां था, ये 10th मैक्सिमा थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा बच्चों? तो सेंट्रल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट था, सेंट्रल पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट था, कोऑर्डिनेट नहीं माफ करिएगा, सेंट्रल पोजीशन का कोऑर्डिनेट था वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर वो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर था तो y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहां पर बच्चों देखिए, एक में यहां दिया y इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और जो दूसरा वाला है यहां के अंदर बच्चों, जो दूसरा वाला है 10th वाला, यहां 10th मैक्सिमा था, 10th मैक्सिमा, ये 10th मैक्सिमा और पास चलाएगा, ठीक है, पास चलाएगा तो अभी 5 पर है, अब 5 से कम होगा। अब देखो 0 से यहां तक की दूरी 5 थी, अब 0 से ये 10th मैक्सिमा नीचे खिंचाएगा तो 5 से कम होगा, तो अगला जो आंसर होगा 5 से कम आएगा। अब दो ऑप्शन में लड़ाई थी, यहां पर ये खत्म हो गया, ये बचा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर भी, तो कैसे निकालोगे? सेंटर ऑफ स्क्रीन से मैक्सिमा की दूरी, nth मैक्सिमा की दूरी ये है पहले जब वो हवा में था, और जब पानी में गया, पानी में गया तो यही x की वैल्यू सपोज करिए x डैश हो गया, यहां पर n लैम्डा डैश हमारे पास हो जाएगा, लैम्डा डैश, लैम्डा की वैल्यू अब लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, मैं लैम्डा डैश रख देता हूं, d डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। इन दोनों को डिवाइड कर लें बेटा तो x डैश बाई x, n 10वां, पहले भी 10वें का पोजीशन अभी भी देखना है तो n की वैल्यू 10 सब में है। यहां पर हमारे पास दिस बाई दिस करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा डैश बाई लैम्डा, लैम्डा डैश की वैल्यू बेटा होगा लैम्डा बाई म्यू, ठीक है, इस तरह से आ गया 1 बाई म्यू, और x डैश की वैल्यू हमारे पास अब हो जाएगा 1 बाई म्यू इंटू एक्स। 1 बाई म्यू, म्यू की वैल्यू पानी के लिए दिया नहीं है, या दिया है तो अच्छी बात है, 1.5 मतलब 3/2, 2 ऊपर आ गया, इंटू एक्स, जो पहले वाला एक्स था ये वाला बेटा देखो ये कितना था, 3 सेंटीमीटर था, दिस वाज 3, अब कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, मतलब पहले ये 3 था, अब कितना आ गया, अब ये 2 आ गया। अब ये बात जो पहले यहाँ था वो यहाँ कहीं आ गया होगा, एक्स डैश की वैल्यू अब कितनी आ गई, दिस इज 2। ये बेटा जो अभी मेरे पास आया एक्स डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ के अंदर आ गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर y इक्वल टू 0 से यहां तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंट, 2 ये 2 ये, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया ऐसे। इसका जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आया वो हो गया बेटा ऑप्शन 3, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखें हमारा अगला सवाल यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 40,
देखते हैं क्या है। कहा कि इन स्टेडी स्टेट करंट थ्रू इंडक्टर विल बी, स्टेडी स्टेट जब आएगा बेटा तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर जो हमारा होगा ये ओपन सर्किट की तरफ से हो जाएगा, तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाना है। ऐसे केस में कैपेसिटर जब ओपन सर्किट हो गया तो इसके अंदर कोई करंट नहीं जाना है, ये फुल्ली वोल्टेज गेन कर लेगा जितना करना होगा, चार्ज जितना खाना था खा लिया, ओपन सर्किट हो गया। और यहां पर स्टेडी स्टेट में जो हमारा इंडक्टर यहां बैठा हुआ ना बेटा, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करेगा। इसको मिटा के यहां शॉर्ट सर्किट लगा देता हूं, ये हमारा शॉर्ट सर्किट की तरह से व्यवहार करेगा। ये देखो अब जो करंट चलेगा, देखिए इतना करने के बाद मॉडिफिकेशन, अब जो तरीका दिखा, करंट जो भी यहां से चलेगा बच्चों, यहां से जो भी करंट जाएगा वो इस रास्ते को फॉलो करता हुआ ऐसे 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 ऐसे, अब यहां तक जब मेन करंट पहुंचेगा, सपोज ये करंट आई है, आई गया, इधर भी आर इधर भी आर, तो आई बाई टू इसमें आ जाएगा और आई बाई टू इसमें आ जाएगा। ध्यान रहे इंडक्टर मैंने हटा दिया लेकिन इंडक्टर यहाँ है, इंडक्टर में से आई बाई टू करंट जाएगा। तो आई निकालते हैं। आई निकालने के लिए सबसे पहले जरूरत हमारे पास ये होगी कि यहाँ के अंदर हम लोग निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से देखिए आर प्लस आर, ये दोनों सीरीज में आ गए 2R, और ये दोनों पैरेलल में आ गए R बाई टू। तो यहाँ के अंदर हमारे पास हो जाएगा 2R प्लस R बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 5R बाई टू। ये हो गया बच्चों R इक्विवेलेंट। अब मेन करंट जो चलेगा I वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, का मतलब आ गया 5R बाई टू, टू ऊपर चला गया। इंडक्टर वाली ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, इंडक्टर वाली ब्रांच में से जो करंट यहाँ के अंदर जाएगा वो I बाई टू होगा। I बाई टू करेंगे तो यहाँ के अंदर आएगा E डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ R। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। यहां पर देखें क्या कह रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ऑफ 6 सेंटीमीटर when the particle is at 4 centimeter from mean position, the magnitude of velocity is equal to that of its acceleration। बहुत बढ़िया। then its time period in second, इसका टाइम पीरियड सेकंड में कितना आएगा बच्चों, जब पार्टिकल x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाले पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम आ जाता है। देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां पर ये वाला ओमेगा यहां से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ये स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एम्पलीट्यूड हमको दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ 36 हो गया, माइनस जो हमको यहाँ पर पोजीशन दिया गया है, जिस पोजीशन की बात हुई 4 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया 16 डिवाइडेड बाई यहाँ हो गया 60, क्या आ जाएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 16, 4 से कट कर लेते हैं, यहाँ 4 आ गया यहाँ 5 आ गया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई 4, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओमेगा के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 5 डिवाइडेड बाई 2। इन दिस वे वी कैन मैनेज हियर, कैपिटल टी वुड बी हियर 4 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 5। ठीक है बच्चों, 4 पाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 5, और यहां पर ऑप्शन में देखें तो एग्जैक्टली आंसर हमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैनेज किया जाए। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं तो कुछ मैच करता हुआ लग रहा है, अभी दिखेगा स्क्वायर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कुछ आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 10। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ऑप्शन यहाँ के लिए करेक्ट जो हुआ वो हो गया ऑप्शन 3। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड फॉल्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस whose work function is 4 electron volt. Find out the maximum velocity of the photoelectrons emitted by the surface. बेटा किसी सरफेस पर मेटेलिक सरफेस पर कोई फोटान आया, फोटान ने कुछ एनर्जी लाया, कुछ यहाँ वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हुआ, बाकी एनर्जी लेकर यहाँ पर के मैक्स के रूप में इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हम लोग यही करते हैं कि फोटान की इनकमिंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी विच इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, के मैक्स अगर निकाल लें तो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का हमें मिल जाएगा। तो यहाँ के मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना, टोटल एनर्जी ऑफ फोटान माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, वर्क फंक्शन हमें दिया है और टोटल एनर्जी ऑफ फोटान निकालने का तरीका दिया है। ध्यान में मीटर पर सेकंड में आंसर लाना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काम चलेगा नहीं, जूल में चीजों को रखना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटान, जो फोटान आ रहा है उसकी एनर्जी बाई फार्मूला होगा एच में। एच की वैल्यू लगभग में लिख लेते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 34 और न्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमको जो दिया है वो बेटा यहाँ के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकंड का मतलब हर्ट्ज। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटान, इनकमिंग फोटान, यहां जो फोटान इसके ऊपर आ रहा है इंसिडेंट फोटान कह लीजिए, दिस एनर्जी विल बी 3 इंटू 6.6, यहां 8 हो जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा। दिस मच इज मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19, दिस मच जूल। ठीक, दिस मच जूल यहां रखते हैं। यहां रखेंगे बच्चों तो के मैक्स हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटान 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल माइनस वर्क फंक्शन हमको दिया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19.8 माइनस यहां के अंदर बच्चों क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19, ऐसे आ जाएगा दिस मच। ठीक, यहां पर ऐसा कुछ आ जाएगा। चलो इसको माइनस करके देखते हैं कितना आएगा, 0.4 और यहां पर 3 और यहां पर 1, 13.4 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 दिस मच जूल। ये आ गया के मैक्स की वैल्यू। ध्यान दीजिए बेटा, के मैक्स जो हमारे पास होगा, यहां थोड़ा मैं जगह बना लूं, बच्चों के मैक्स जो हमारे पास होगा, के मैक्स की वैल्यू हम लोग यहां लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी मैक्स का स्क्वायर, सिंपली वी लिख लिया, इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, इक्वल टू ये हमारे पास है 13.4 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19 जूल। इस तरह से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा, थोड़ा और मेहनत किया जाए, 13.4 इंटू 2 और यहां के अंदर आ जाएगा 26.8 ठीक है, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 19 और डिवाइडेड बाई यहां के अंदर आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगभग ले लीजिए 9 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 19, माफ करिएगा 10 की पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम। इसको सॉल्व किया जाए तो जो यहां के अंदर वी स्क्वायर आएगा वो हो जाएगा 26.8 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 31 माइनस 19, 31
-19 यहां के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12, यहां पर हमारे पास आ गया, ये पावर आ जाएगा 12 का, ठीक। और इस तरह से v स्क्वायर की वैल्यू अगर इतनी है तो v की वैल्यू हो जाएगी 26.8 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 6, 26.8 लगभग 27, लगभग स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.73 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका आंसर होगा बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पर करेक्ट चॉइस हमारे पास जो दिख रहा है वो हो गया ऑप्शन 4, ओके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ओके। यहां हमारा अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यहाँ रेजिस्टेंस दिया है और एरिया वगैरह दिया है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड दिया, नंबर ऑफ टर्न दिया, दोनों कॉइल के लिए सारी चीजें मेंशन कर दिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। चलो यहां पर बच्चों हमसे कहा डिटरमिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। बेटा पहली बात ये देखो, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि अगर 1 एम्पियर का करंट हम भेज रहे हैं तो कितना डिवीजन वो शिफ्ट हो रहा है, कितना डिवीजन वो वहां से चल रहा है, जीरो से कितना आगे बढ़ रहा है। मान लो 1 एम्पियर का करंट भेजने पे 10 डिवीजन उसका निडल आगे बढ़ा तो करंट सेंसिटिव हो गया 10 डिवीजन पर एम्पियर। इसी तरह 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के बीच रखने से कितना डिवीजन उसका निडल आगे बढ़ता है वो होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिवीजन पर वोल्ट। तो यहां पर ये होगा समथिंग, चलो कोई वैल्यू होगी डिवीजन पर एम्पियर, और यहां वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है वो होगा समथिंग डिवीजन पर वोल्ट। जब हम यहां करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखिए डिवीजन डिवीजन कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस के बराबर आता है। जिस मीटर की बात हो रही है या जिस भी गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है बेटा उसका ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप सीधे याद रखो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रेशियो होगा वो यहाँ रेजिस्टेंस के बराबर होगा, उस डिवाइस के रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो दोनों के लिए पूछा गया है, पहले के लिए रेजिस्टेंस R1 है, देखिए करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो दूसरे डिवाइस के लिए जिसका नाम M2 है, मीटर नंबर 2, और करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पहले के लिए ऐसे लिख दिया। इन दोनों का रेशियो पूछा गया, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू R2 एंड दिस विल बी इक्विवेलेंट टू R1, ठीक है बेटा। R2 आपको दिया गया, साफ साफ सबका यूज भी नहीं होगा यहाँ, R2 यहाँ के अंदर 14 और R1 यहाँ के अंदर है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/5, ठीक। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर 7/5 का मतलब 1.4 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ये ऑप्शन 1, ठीक है बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल डेटा आर ऑब्टेन्ड गिवन इन द टेबल। बेटा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एक मेथड होता है जिसमें शंट को बदल बदल के या फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बदल बदल के हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला आपको जान लेना है। ये डेटा सब निकाला गया गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के लिए, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में, ये होगा R इंटू एस डिवाइडेड बाई R माइनस ऑफ एस, ठीक। अब देखिए ये पूरा डेटा यहाँ के अंदर ऑब्टेन्ड हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, पहले स्टेप में ये सारी चीजें मिली, दूसरे स्टेप में ये सारी चीजें। पहले स्टेप में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हमें मिला वो G1 मिला, G1 की वैल्यू हो रही हुई होगी R इंटू एस, पहले केस में R की वैल्यू 3300 है, 3300,
और यस की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर हमारे पास 80 है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू यहां पर 3300 माइनस यस की वैल्यू 80 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग 82 के आसपास मिलेगा, दिस मच हो। ठीक है बेटा, दिस मच हो। और दूसरे केस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने जाओगे सेम फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पर 5000, यहाँ 300 और 80 था, यहाँ 5000 और 80 है, तो यहां पर बच्चों हमारे पास आएगा 5000 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5000 माइनस 80, 5000 माइनस 80। इसको आप सॉल्व करोगे तो लगभग में इसका आंसर जो आएगा, आप करके देख लीजिएगा, 81.30 के अप्रॉक्स में आएगा। अब अगर हम यहाँ पूरा ओवरऑल डेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालें तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई स्टेप रिपीट करते हैं और फिर हर बार जो जो रिजल्ट मिलता है उनका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा G1 प्लस ऑफ G2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 2। बच्चों 82 प्लस ऑफ 81.3 लगभग ले लो डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 80 के आसपास ही आंसर आएगा, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, एग्जैक्ट आंसर तो इसमें नहीं दिया है, लगभग 80 वो। ठीक है, इस तरह से इसका करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन 4। ठीक है बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 44। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला सवाल यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 45। करिए, बॉल ऑफ स्टील जिसकी डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड व्हेन फॉलिंग इन ए टैंक ऑफ वाटर जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया है, ये वाटर के लिए है। देन टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन की डेंसिटी इतनी है और यहां पर बच्चों विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट हमको इतना दिया गया है, पास्कल इनटू सेकंड में यूनिट बताई गई है। तो देखो बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी का जो बेसिक इक्वेशन है वो ये है 2/9 यहां के अंदर होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू। दोनों ही चीजों में वाटर और ग्लाइसरीन में सेम बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ आर स्क्वायर वही रहेगा, जी वही रहेगा, लेकिन डेंसिटी यहाँ ये अंतर अलग अलग हो जाएगा। सॉलिड यहाँ जो लिक्विड है वो बदल जा रहा है और यहाँ जो हमने लिखा म्यू नहीं बल्कि ईटा लिखना चाहिए था, ये भी बदल जा रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा। देखो बच्चों, इस तरह से कंपैरिजन करें, टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लाइसरीन केस 2 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन, लिक्विड वाला, यहां लिक्विड के रूप में क्या है, ग्लाइसरीन है, डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा की वैल्यू यहां के अंदर ये किसके लिए होगा, ग्लाइसरीन के लिए। अच्छा, डिवाइडेड बाय करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, ऊपर चला जाएगा, नहीं ऊपर नहीं जाएगा, यहां के अंदर डिवाइडेड बाय म्यू और दूसरा वाला म्यू हमारा यहां आ जाएगा, म्यू नहीं माफ करेगा, ईटा वाटर के लिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ, इस बार वाटर हो जाएगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉलिड 7.8, देखिए यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट सेम ही हम लोग रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लाइसरीन हमको दिया गया 1.2 डिवाइडेड बाय ग्लाइसरीन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमको दिया गया है 13.2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट वाटर के लिए 8.5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड वही है 7.8
लेकिन लिक्विड हमारा इस बार वाटर आ गया जिसकी डेंसिटी सीजीएस में 1 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे 1 के बराबर आएगा। यहां पर इसको हम लोग थोड़ा छोटा बनाएं, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इन ग्लाइसरीन डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी इन वाटर इक्वल टू, यहां पर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.6 और यहां पर 6.6 डिवाइडेड बाय 13.2, ठीक है 13.2, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा बेटा 8.5 डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा 6.8, 6.8, ठीक। और यहां पर इंटू 10 की पावर -4 लिखना ना भूलें, ये भी है। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सिंपल हम लोग बनाएंगे। यहां पर बच्चों इसको सिंपल ऐसे बनाएंगे, ये वाला पॉइंट यहां से हट जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां से हट जाएगा। देखिए 11 से कट कर सकते हैं, 6 बार गया, और यहां के अंदर 12 बार जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां पर ऐसा कुछ हो गया, इस तरह से आ गया, इसको भी 17 से कट कर लेते हैं, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5/2, 5/2, 5/2 इंटू 4 यहां 8 हो जाएगा, 5/8 इंटू 10 की पावर -4। इस तरह से बेटा V2 की वैल्यू हो जाएगी 5/8 का मतलब हो गया यहां आ जाएगा 0.625 इंटू दिस मच इंटू V1, और V1 की वैल्यू कितना था 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10 की पावर -3। यहां पर बच्चों इसको हम फिर मैनेज करके ऐसे लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर -1, इसके साथ ले लीजिए 10 की पावर -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए जो आंसर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा था बेटा इसमें, वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले सवाल पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 46। हमसे कहा पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज 1/√2। पावर फैक्टर सर्किट का बेटा 1/√2 है। कैपेसिटेंस सर्किट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहां पूछ रहा क्या होगा। तो पावर फैक्टर का जहां तक सवाल है ये cos फाई के बराबर आएगा, जो कि यहां बाई फार्मूला होगा R/Z। ठीक है, पावर फैक्टर हमको दिया गया है, कितना दिया गया 1/√2। इसका मतलब ये हुआ कि Z की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा √2 के अंदर √2R। दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाएगा Z² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R²। Z² की वैल्यू होगी बेटा R² प्लस ऑफ XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां के अंदर आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ R²। इसका मतलब ये हुआ XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा सिंपली R²। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो यहां के अंदर आ जाएगा XL डिफरेंस XC इक्वल टू बेटा यहां के अंदर हमारे पास आ जाएगा R। अब XL की वैल्यू कितना है यहां देखें, XL दिस विल बी ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू यहां से चमक रहा है बेटा, ये हो गया 100 और L की वैल्यू 0.1, L की वैल्यू 0.1, तो यहां के अंदर आ जाएगा 10 ओम। XL की वैल्यू 10 ओम आ गया, डिफरेंस XC और R की वैल्यू भी यहां चमक रहा 10 ओम के बराबर है। अब हमारे पास यहां डिफरेंस लगा है तो 10 माइनस XC होगा या XC माइनस 10, जो बड़ा हो बड़ा माइनस छोटा। अगर हम 10 माइनस XC करेंगे, 10 माइनस XC इक्वल टू 10, तो XC इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा बच्चों XC इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो C की वैल्यू सॉल्व करने पर इनफाइनाइट आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां सही मायने में इसका मतलब रहा होगा XC माइनस 10 इक्वल टू 10, यानी XC की वैल्यू बेटा यहां के अंदर रहा होगा 20। XC 20 का मतलब 1 ओमेगा C की वैल्यू 20 के बराबर रहा होगा, तो C की वैल्यू 1 ओमेगा इंटू 20। ओमेगा की वैल्यू आपको बताया गया सवाल के माध्यम से यहां पर 100 के बराबर है,
इंटू सी की वैल्यू यहाँ के अंदर 20 के बराबर है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/2 इंटू 10 की पावर -3, इतना फैरड हो जाएगा। आंसर माइक्रो फैरड में है, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 10 की पावर 3 आ जाएगा ऊपर, बाई 2 ये हो जाएगा 500, ये फैरड था, ये माइक्रो फैरड। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन 3, 500 माइक्रो फैरड। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां के अंदर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है इट टेक्स 1 मिनट फॉर ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एस्केलेटर टू रीच द टॉप। ओके, इफ द एस्केलेटर डज नॉट मूव इट टेक्स हिम इन 3 मिनट टू वॉक अप। एस्केलेटर नहीं मूव करता है तो जो इंसान उसके ऊपर जा रहा हो 3 मिनट का समय लेता है उस ऊंचाई तक पहुंचने में। हाउ लॉन्ग will it take for passenger to arrive at the top if he walks up the moving escalator? बच्चों समझो, यहां पर ये एस्केलेटर है जो आजकल तमाम सारे शॉपिंग सेंटर में लगा रहता है, चलने वाली सीढ़ी। यहां पर इसकी 3 केसेस बताए गए हैं, 1, 2 एंड 3। ऐसे देखो बेटा, यहां पर कोई एक इंसान है और जब ये मूविंग एस्केलेटर, जब ये एस्केलेटर चल रहा है, मशीन चल रहा है, खुद ये लेके जा रहा है इसे, तो यहां से यहां तक पहुंचाने में जो ये समय ले रहा है इसको, वो समय ले रहा है कितना, t1 सपोज करिए, जो कि यहां पर हमको दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट का समय लेता है। और दूसरे दिन गया तो एस्केलेटर मूव नहीं कर रहा था, तो इस व्यक्ति को चल के जाना पड़ा होगा, इसके ऊपर चलते हुए ये गया हो, और यहां से यहां तक पहुंचने में अब एस्केलेटर से तो तेज चला नहीं होगा, तो मान के चलेंगे ज्यादा समय लगा होगा। सवाल में भी 3 मिनट लगा रहा है, यहाँ के अंदर t2 टाइम लगा। और अगले दिन क्या कर रहा है, वो वॉक भी करेगा और एस्केलेटर भी चलेगा। कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पैसेंजर टू अराइव एट द टॉप इफ ही वॉक्स अप द मूविंग एस्केलेटर। एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, अभी तक क्या चल रहा था, ये इंसान, ये मैन चल रहा था, इस बार एस्केलेटर भी चल रहा है और इसके ऊपर जो इंसान है वो भी मूविंग कंडीशन में है, ये भी चल रहा है और जल्दी पहुंचेगा। यहां पर जब ये पहुंच गया तो अब और कम समय, 1 मिनट से भी कम समय लिया होगा, कुछ ही सेकंड में पहुंच गया होगा। यहां पर t की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड हर केस में सेम है बट स्पीड अलग अलग है। पहले केस में डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग लिखेंगे स्पीड, एस्केलेटर चला हुआ है, इनटू टाइम t1। दूसरे केस में बेटा हमारे पास d की वैल्यू होगी डिस्टेंस दिस वन इक्वल टू स्पीड ऑफ मैन इनटू टाइम t2 हो गया। और अगले केस में हमारे पास जो यहाँ डिस्टेंस चला गया है, अब जो स्पीड लेंगे वो दोनों की स्पीड यहाँ प्लस हो जाएगी, एस्केलेटर और मैन का। ठीक है बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। यहां पर इनटू कितना टाइम लिया जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो देखिए स्पीड तो किसी का भी मालूम नहीं है, यहां से हम वी की जगह पे लिख सकते हैं d/t1। यहाँ d इक्वल टू ये हो गया d/t1। इसी तरह से vm की जगह हम लिखेंगे d/t2, ऐसे लिख दिया, इनटू यहाँ के अंदर हो गया t। मेरे प्यारे बच्चों d से डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो रहा है, यहां पर हमारे पास आ गया 1 इक्वल टू t2 प्लस t1, या सीधे कर दें t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 इंटू t2 इंटू यहाँ के अंदर आ गया t। मेरे प्यारे बच्चों t की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो t1 t2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा t1 प्लस ऑफ t2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो टाइम लगा होगा t की वैल्यू t1 t2 1 and 3 सेकेंड, 1 into 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3,
यहाँ मिनट में दिया गया है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 मिनट। 3/4 मिनट को सेकंड में बदलें, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 45 सेकंड। ठीक है बेटा, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस इस प्रकार से मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। यहां पर देखें एक सवाल दिया है, ये सवाल है बेटा, इस डायग्राम को मैं यूज कर लेता हूं। ये सवाल है, देखें सब लोग। कहा कि 2 ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 2m एंड m respectively are connected by massless and inextensible string। ये स्ट्रिंग जो है, the whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure। बहुत बढ़िया। the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut। जैसे स्ट्रिंग को यहां से हम कट करेंगे उसके तत्काल बाद m और 2m A और B का जो एक्सीलेशन होगा वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, कट करने से तत्काल पहले यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स लगा होगा, इस स्प्रिंग फोर्स ने इस पूरे सिस्टम को संभाल रखा होगा और पूरे सिस्टम का जो वेट होगा 3m इंटू जी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो यहां पर लगा होगा वो 3m इंटू जी के बराबर होगा। अब जब मैं यहां से इसको कट कर दूंगा तो कट करते ही ये तो आजाद हो जाएगा, ये तो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, यानी बी का जो एक्सीलरेशन होगा वो जी के बराबर आएगा। बी का जो एक्सीलरेशन होगा बेटा वो अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा, तो बी का एक्सीलरेशन जी के बराबर ए एंड बी। यहां पर बच्चों बी का एक्सीलरेशन जी के बराबर आएगा, ऐसा 2 ऑप्शन में मुझे दिखा। और रहा सवाल ये का क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग यहां पर ए के ऊपर स्प्रिंग फोर्स के बराबर फोर्स लग रहा था जो कि इनफैक्ट मैग्नीट्यूड वाइज 3mg के बराबर रहा होगा। यहां पर बच्चों ये 3m इंटू जी के बराबर रहा होगा और कट करने के तत्काल बाद यहां पर केवल एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में, इसका स्वयं का वेट 2m इंटू जी। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा, अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा, तो नेट फोर्स यहां के ऊपर अपवर्ड हो जाएगा। नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम, ए का इक्वेशन इस पर लगा रहे हैं, एफ नेट 3mg माइनस आप यहां के अंदर होगा 2mg इक्वल टू इसका मास, मास यहां के अंदर हो गया 2m इंटू ये। एक्सीलरेशन इसका कितना होगा यही पता करना है। तो बी का एक्सीलरेशन बेटा देखो m कैंसिल कर लेते हैं, 3g माइनस जी या माइनस 2g आ गया g 2e। तो इसका मतलब ये की वैल्यू एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल टू जी बाई 2। ये हो जाएगा बच्चों जी बाई 2। तो यहां पे दूसरा वाला भी यहां स्पष्ट हो गया, ये तो होना नहीं है, यहां पर दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस हो गया। तो कट करने के तत्काल बाद ये ऊपर की तरफ भागेगा और बी जो है अंडर ग्रेविटी मोशन करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा होगा। समझ आ गया बच्चों, ये था सॉल्यूशन बच्चों क्वेश्चन नंबर 48 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। यहाँ पे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, कोई सर्कुलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंशन किया गया है। इट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर जो हमारा डिस्क है वो किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा था ऑलरेडी, ऐसे ये सपोज करो डिस्क है। यहाँ पर बच्चों ये डिस्क किसी एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये कोई एक्सिस रहा हो, ये रोटेट कर रहा था ऐसे। यहाँ पर बच्चों क्या किया गया, another identical disk at rest is gently placed on it so that their centers are coincide। ये 100 रेडियन पर सेकेंड के रेट से चल रहा था, रोटेट कर रहा था, कि रोटेट कर ही रहा था कि इसके ऊपर इस ऐसे ही आइडेंटिकल डिस्क
जेंटली आराम से एक डिस्क और रख दिया गया, जो कि दूसरा वाला डिस्क पहले रेस्ट में था, ऐसे लाके रख दिया गया। अब ये दो डिस्क हो गए, थोड़ा अलग करके दिखा दिया। यहां के अंदर बच्चों ये दो डिस्क इसके ऊपर इस तरह से रख दिए गए, ये देखिए एक पहले से था, एक और रख दिया गया। अब ऑब्वियसली मान के चलेंगे कि ये डिस्क चिपक गया होगा उससे, दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होगा, दोनों यहां के अंदर बच्चों एक साथ अब चलेंगे, ऐसा मानते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ चल रहे होंगे। तो पूछा यह गया है कि बताइए सर यहां के अंदर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों क्योंकि डिस्क को रखने के बाद दोनों स्टिक से कर गए हैं और एक साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे और एनर्जी का लॉस कितना होगा इसको देखेंगे। इसके लिए सिंपल तरीका यह है, जब आपने ट्रांसलेटरी मोशन में कोलिजन का केस पढ़ा होगा और यहां पर एक इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के लिए एक फार्मूला पढ़ा है आपने, हाफ टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 डिफरेंस ऑफ u2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ई यहां पर था कोएफिशिएंट ऑफ, यहां के अंदर बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था। क्योंकि ये कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक माना जाएगा, स्टिक से कर गए हैं दोनों, तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू इसके बिहाफ पर हम इसको 0 मान लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक के लिए 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। और यहां मासेस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर देंगे, तो यहां डेल्टा के इक्वल टू आ जाएगा हाफ I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। U1 यहां हो जाएगा ω1 डिफरेंस ω2, कोलिजन से पहले दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस का स्क्वायर। और यहां पर क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इसको 0 मान के चलेंगे ई को, तो ये वैल्यू 1 माइनस 0 1 आ गया। चलिए डेल्टा के हाफ टाइम्स ऑफ I1 जो हमारे पास है बेटा और I2 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का ही सेम होगा, जो कि 1 है पहले वाले का, तो अगले वाले का भी 1 ही रहा होगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ 1, ठीक है बेटा। ω1 पहला वाला 100 रेडियन पर सेकेंड से चल रहा था, दूसरा वाला शुरुआत में रेस्ट में था, ठीक है, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 1/4, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर क्या आ गया 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को ऐसे लिख दें 10 इंटू 10 की पावर 3, 10/4 यहां के अंदर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 3 जूल। आंसर हमसे किलो जूल में पूछा गया बेटा, 2.5 क्या हो जाएगा किलो जूल, इसका करेक्ट चॉइस आ गया 2.5 किलो जूल, ऑप्शन 1, ठीक। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन बेटा ये यूनिट डायमेंशन से है। कर स्पीड ऑफ रिपल ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन टेंशन, सरफेस टेंशन रो, डेंसिटी सरफेस टेंशन सिग्मा, डेंसिटी रो एंड वेवलेंथ लैम्बडा। हमसे कहा गया स्क्वायर ऑफ स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। पहले स्पीड समझो, मान ली स्पीड कुछ ऐसे प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा जो कि सरफेस टेंशन डिनोट है इससे की पावर x इनटू डेंसिटी की पावर y इनटू वेवलेंथ की पावर यहां के अंदर कर दिया z, ठीक है। दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा बेटा सिंपली यल टी पावर -1, ठीक है। यहां m मिसिंग है तो m की जगह लिख सकते हो m की पावर 0। आगे बढ़े राइट हैंड साइड में, सिग्मा यहां सरफेस टेंशन है, सिग्मा का मतलब होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा m यल टी पावर -2 डिवाइडेड बाय यल, तो आ जाएगा m t की पावर -2, ये हो गया m t की पावर -2 की पावर x, डेंसिटी की पावर y,
डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए यम हो गया, वॉल्यूम के लिए हो गया यल की पावर 3, यम यल की पावर -3, यम यल की पावर -3 की पावर y। ठीक है बच्चों। लैम्डा यहां वेव लेंथ हो गया जिसका डायमेंशन लेंथ के सिमिलर होगा की पावर z। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m की पावर x यहां से, m की पावर y यहां से, तो आ जाएगा m की पावर x प्लस y, यल की पावर -3y और यल की पावर z प्लस z। ठीक है बेटा। यहां पर इसी तरह से t की पावर -2x, टी खाली एक जगह आ रहा है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m की पावर 0, यल की पावर 1, t की पावर -1। अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहला कंपैरिजन इसका कर लेते हैं, इजीली आ जाएगा। देखो -2x इक्वल टू बेटा यहां के अंदर हमारे पास आ गया माइनस, यहां से कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गया 1/2। ठीक, अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0, x प्लस वाई, यम की पावर x प्लस वाई और यहां m की पावर 0, y की वैल्यू -x के बराबर हुआ, इसका मतलब y की वैल्यू आ गया -8, ऐसे आ गया। अब यहां से देखो -3y प्लस z, -3y प्लस z इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। -3 y के जगह पर -1/2, यहां पर बच्चों आप रखोगे -1/2 प्लस आप z इक्वल टू हो जाएगा 1, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3/2 और उधर ले जाइए, z की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3/2, ये हो जाएगा -1/2। तो जो फाइनली यहां मुझे एक्स वाई जेड का वैल्यू मिला, उसको बेटा सबसे पहले वाले इक्वेशन में अगर रखें तो क्या आ जाएगा, v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा की पावर x, और x का मतलब हाफ पावर, रो की पावर y, रो की पावर यहां y, y का मतलब -हाफ की पावर, और लेमडा की पावर z, लेमडा की पावर z, z का मतलब -हाफ। तो वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, स्क्वायर करेंगे इसका सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा की पावर 1, रो की पावर -1 नीचे लिख दो। यहां पर बच्चों लैम्डा की पावर -1 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, इसको भी नीचे ले आओ। तो जो इसका आंसर बना सिग्मा डिवाइडेड बाई रो इनटू लैम्डा, जो करेक्ट मैचिंग यहां के अंदर हुआ वो हो गया बच्चों ऑप्शन 1। ठीक है, इस तरह से बच्चों मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। आशा करते हैं ये सोल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आपका जो भी डाउट रहा होगा आप लोगों ने इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से उसको रिजॉल्व कर लिया होगा। ऑल्दो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं समय निकाल के आपका आंसर बताने का भरसक प्रयास करूंगा। पढ़ते रहो बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।